बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हम चैप्टर 7 किंगडम फंजाई में सेकंड एसल लॉ इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये 6 एसल लॉ जो कल डिस्कस किए थे इन्हें कवर करना है। हम अभी तक 2 इंपॉर्टेंट एसल लॉज जो है उन्हें कवर कर चुके हैं, एक एडिबल फंजाई वाला और दूसरा इनका जो रोल है डिकम्पोजिशन और रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल में। आज हमने आगे से कंटिन्यू करना है। क्रैमिंग वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए आपने बच्चों इसको याद करना है। बुलेट पॉइंट्स बना ले, की पॉइंट्स बना ले और स्टिकी नोट्स में या किसी अपने रजिस्टर पे अलग से लिख के उन्हें बार बार रिवाइज करते थे। हमारा जो एसएलओ एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड था, अभी हम उसको पढ़ने लगे हैं। जहां फंजाई, एडिबल फंजाई फूड सोर्स के तौर पे यूज होते हैं, इकोलॉजिकली डिकम्पोजर के तौर पे यूज होते हैं, वहीं दे आर द सोर्स ऑफ मेडिसिन। बहुत सारे फंजाई अपने एंटीबायोटिक्स बनाने की सलाहियत की वजह से इंसानों में हम में जाने जाते हैं, जिनसे बनने वाली मेडिसिन को हम मोस्टली बैक्टीरियल इंफेक्शन के अगेंस्ट यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पेनिसिलियम नोटेटम, ये जो फंजाई की स्पीशीज है, इससे हमने पेनिसिलिन बनाई थी, जो कि हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर डिस्कवर किया था और वहां से फिर ये एंटीबायोटिक्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। आल्दो कि हम ये वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि आल्दो आज भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनसे एंटीबायोटिक्स को हासिल किया जाता है, लेकिन आज साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम ये एंटीबायोटिक्स बजाय लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाने की खुद आर्टिफिशियली भी जनरेट करते हैं लैब्स के अंदर। कहते हैं जो आपके पास पेनिसिलिन है, ये स्पेशली ज्यादा मौसर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास। और अगर आपको याद हो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या वही बैक्टीरिया नहीं थे जिनमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकन थी, जिनकी सेल वॉल थिक थी, ठीक। और ये बहुत सारे बैक्टीरियल इंफेक्शन के इलाज में यूज होती है, जिनमें निमोनिया, स्ट्रेप थ्रोट, सिफिलिस और स्किन इंफेक्शन शामिल है। इसी तरह एक और स्पीशीज है सेफ्लोस्पोरियम एक्रीमोनियम, इससे हम सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक हासिल करते हैं, जिसे आप मुख्तलिफ बैक्टीरियल इंफेक्शन में यूज करते हो, जैसे निमोनिया, स्ट्रेप थ्रोट, ईयर इंफेक्शन, स्किन इंफेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन और गोनोरिया। ये डिजीजेस हमारे इस एसएलओ का पार्ट नहीं है, इसलिए हमें इनकी डिटेल जानना भी जरूरी नहीं है। आपको बस नाम आने चाहिए, आइडिया होना चाहिए। मोस्टली हम देखते हैं कि ये जो सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज होती है, यानी इनका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है। ये बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने में हम यूज करते हैं। ये मुराद है ब्रॉड स्पेक्ट्रम से। इसी तरह आपके पास है क्लिटोफिलस सिफोइड। जो क्लिटोफिलस सिफोइड्स है, ये हमारे पास क्लोरोम्यूटिलिन्स जो एंटीबायोटिक्स हैं, इन्हें हासिल करने के लिए यूज होती है। और ये क्लोरोमोटिलिन जो है, ये हम वेटनरी मेडिसिन में यूज करते हैं, यानी एनिमल्स के अगेंस्ट जो मेडिसिन है उनमें हम इस एंटीबायोटिक को यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और फंगल स्पीशीज है फिसीडियम कोसिनियम, इससे हमें मिलता है फिसिडिक एसिड, जो कि एक एंटीबायोटिक है, जिसे हम बैक्टीरिया की वजह से जो स्किन इंफेक्शंस होते हैं उनके इलाज के लिए यूज करते हैं। और स्किन इंफेक्शन के साथ साथ जो आई इंफेक्शंस हैं, इनके इस्तेमाल में यूज होती है। कहते हैं ये आपके पास क्रीम की शक्ल में भी है, ऑइंटमेंट की शक्ल में भी है और आई ड्रॉप्स की शक्ल में भी है। इसी तरह हमारे पास एक स्पीशीज है पेनिसिलियम ग्रीसियोफिल्बम। पेनिसिलियम ग्रीसियोफिल्बम, इससे हमें ग्रीसियोफिल्बिन एंटीबायोटिक हासिल होती है। अब मजे की बात यह है कि ये आपके पास एंटी फंगल मेडिकेशन है, ठीक। अभी हमने क्या बात की थी कि इनसे हासिल होने वाली एंटीबायोटिक्स एंटीबैक्टीरियल इन नेचर है। हम फंजाई से एंटीबायोटिक ले रहे हैं
और उन्हें यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आप फंजाई से ही एंटीबायोटिक ले रहे हो, लेकिन उसे किसी और फंजाई को किल करने में यूज कर रहे हो। स्पेशली उन फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं जो फंगल इन्फेक्शन स्किन, हेयर और नेल्स में हो रहे होते हैं। ठीक, तो हमारा ये एसएलओ भी कंप्लीट हुआ। अगला, अगर आपको एसएलओ याद हो, एक एसएलओ था जिसमें हमने इनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन जैसे लाइकन और माइकोराइजा उन्हें बताना था। तो हम अब उस एसएलओ को कवर करने जा रहे हैं, फंजाई एज ए सिम्बायोन्ट्स। कहते हैं ये फंजाई का जो ताल्लुक है ये दूसरे जानदारों के साथ ताल्लुक को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हम पढ़ते हैं, जो कि फंजाई की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ये दूसरे जानदारों के साथ मिलकर रहती है। ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये आपके पास एक ऐसी इंटरेक्शन का नाम है जो दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान होती है। ये जो स्पीशीज का वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आम तो हम कहते हैं दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एसोसिएशन, नहीं, कंडीशन है कि वो जो दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ये एसोसिएशन बनने जा रही है वो दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर हों, तब आपके पास ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है। और दूसरी शर्त इसमें होती है कि एटलीस्ट एक स्पीशीज जो है उसको फायदा हो रहा हो। अगर दोनों को ही फायदा नहीं तो इस ताल्लुक का कोई फायदा नहीं। तो ये किसी किस्म का कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दो ऑर्गेनिज्म मिलकर तभी रहना पसंद करेंगे जब एटलीस्ट एक को तो फायदा हो रहा हो। तो ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का हिस्सा है। इन्हीं में से सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी दो डिफरेंट जानदारों के दरमियान जो इंटरेक्शन है ये कई इकसाम की है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट हमारे एसएलओ से रिलेटेड है वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? ये एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, लेकिन जहां इस पे पहली शर्त पूरी होती है कि दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर में ये होता है, वहीं दूसरी कंडीशन में आप देखते हो कि ये वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें दोनों मेंबर्स को फायदा होता है। तो ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स में है और उससे दोनों मेंबर्स फायदा उठा रहे हैं, इसे आप कहते हो म्यूचुअलिज्म। ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश के वर्ड म्यूचुअल से निकला है जिसका मतलब ही बाहम, दोनों का। ठीक, तो यहां दोनों स्पीशीज जो हैं वो बेनिफिट लेती हैं इंटरेक्शन से। म्यूचुअलिज्म जो है इसी की हमारे पास एग्जांपल है लाइकन्स और माइकोराइजा, जब हम फंजाई की बात कर रहे हो। ठीक है, म्यूचुअलिज्म आपके पास एक जनरली एसोसिएशन है, लेकिन अगर हम फंजाई के पर्सपेक्टिव से म्यूचुअलिज्म को पढ़ें तो हमारे पास ये दो एग्जांपल्स आती हैं जो हमारा एसएलओ भी हमसे डिमांड कर रहे हैं। हमने अब इन्हें वन बाय वन पढ़ना है। लाइकन कहता है ये आपके पास वो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है जो कि फंगस यानी फंजाई और किसी फोटो ऑटोट्रोफ के दरमियान होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस लफ्ज पे एम्फेसिस करो, इसको हाईलाइट करो। ये बात तो तय है कि म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर है, और हम चूंकि फंजाई के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, एक तो फंजाई होगा, दूसरा जो है वो फोटो ऑटोट्रोफ होगा। ऑटोट्रोफ अपना फूड खुद बनाएगा। फोटो का वर्ड फोटोसिंथेसिस के लिए, कि ये लाइट की मदद से एनर्जी लेते हुए अपना फूड बना रहा होगा, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। और आपके पास ऐसी दो एग्जांपल आती हैं, एल्गी की या फिर साइनोबैक्टीरिया की, जिन्हें हम दोनों को अलग अलग पढ़ चुके हैं। तो जो चीज मैं यहां आपके जहन में हाईलाइट करना चाह रहा हूं वो ये कि बाज औकात हम देखते हैं कि बाज बुक के अंदर लफ्ज लिखा होता है कि ये फंजाई और एल्गी के दरमियान एसोसिएशन है। ऐसा नहीं है, ये फंजाई और फोटो ऑटोट्रोफ के दरमियान है। फंजाई के साथ दूसरा ऑर्गेनिज्म एल्गी भी हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। कोई शर्त नहीं है कि हमेशा एल्गी होगा या हमेशा साइनोबैक्टीरिया होगा। शर्त यह है कि दूसरा जो है वो हमेशा फोटो ऑटोट्रोफ होगा। और यहां तक हमें लिटरेचर में मिलता है कि बाज़ औक़ात ये तीनों ही मिलकर रह रहे होते हैं लाइकन एसोसिएशन में। ठीक है, हमारे पास इस एसोसिएशन की जो फंगस है वो मोस्टली हम देखते हैं वो एस्कोमाइसीट होती है, एस्कोमाइकोटा ग्रुप की होती है, लेकिन शर्त नहीं है, कुछ केसेस में हमारे पास बेसिडियोमाइसीट भी एज ए पार्टनर मौजूद होती है। ये जो फंगस पार्टनर है इसे हम कहते हैं माइकोबायोन्ट। माइको का वर्ड हम फंजाई के लिए यूज करते हैं। ये क्या करता है? ये दूसरे पार्टनर को जो कि फोटो ऑटोट्रोफ है उसे प्रोटेक्शन दे रहा होता है और मॉइस्ट एनवायरनमेंट से मुराद है उसे
ड्राई एनवायरनमेंट से बचा रहा होता है कि अगर बाहर के एनवायरनमेंट में नमी कम है तो ये उसको सूटेबल मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जबकि वो जो फोटो ऑटोट्रोफ वाला पार्टनर है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसे आप कहते हो फोटोबायोन। तो आसान अल्फाज में लाइकन में एक माइक्रोबायोन्ट है और दूसरा मेंबर फोटोबायोन्ट है। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना रहे हैं और वो जो फूड है वो फंजाई को दे रहे हैं। तो फंजाई को मिल गया फूड और जो फोटोबायोन्ट है उसे एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिल गया, बाहर के हार्श एनवायरनमेंट से एक प्रोटेक्शन मिल गई। तो इस तरह दोनों फायदा उठाते हैं। ये आपकी किताब के अंदर दी गई डायग्राम है। ओवरऑल आप देख रहे हो कि आपके पास ये फंजाई का नेटवर्क है, लेकिन इस फंजाई के नेटवर्क में ना आप देख रहे हो कि आपके पास यहां कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये आपके वो असल में एल्जी हैं जो हाइफी के अंदर मौजूद है और हाइफी जो है वो इन्हें अपने अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये बदले में उन्हें फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, कहते हैं जो हमने ऑब्जर्व किया है स्टडी से वो ये कि अक्सर जो माइक्रोबायोन्ट है ना, यानी फंजाई जो है वो फोटोबायोन्ट जो भी दूसरा पार्टनर है उसके बनाए हुए फूड का 80% जो है वो फंजाई ले जाती है। तो यहां फिर हमारे पास सवाल ये आता है कि अगर फोटोबायोन्ट जो फूड बना रहा है 80% फंजाई को चला गया, तो इस फोटोबायोन्ट का जो फायदा है वो फिर क्या रहा कि अपना बड़ा फूड जो है वो खुद ग्रो करने की बजाय उसे दूसरे को दे रहे हैं। तो इसलिए बात जगहों पे फिर हम देखते हैं कि हम ये क्लेम करते हैं कि जो फोटोबायोन्ट है दूसरा पार्टनर है, हमें फिर उसका प्रॉपर उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है ये फिर हम जानने से कासिर हो जाते हैं। ठीक, उसकी वजह क्या, उसकी वजह यही कि इसके बनाए गए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फंजाई यूज कर गया। अगर इसको न्यूट्रिएंट्स ही अवेलेबल ना रहे तो इससे उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पे असरअंदाज होती है और उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कम होती है। ठीक, इसी वजह से इस एस्पेक्ट को देखते हुए बाज रिसर्चर्स जो हैं वो कहते हैं कि लाइकन्स असल में कंट्रोल्ड पैरासिटिक सिम्बायोसिस का नाम है, जिसमें जो फोटोबायोन्ट है उसे उतना बराबर का इक्वल बेनिफिट नहीं मिलता जितना दूसरे माइक्रोबायोन्ट को मिल रहा होता है। तो ये एक तरह की कंट्रोल्ड पैरासिटिक सिम्बायोसिस है कि कंप्लीट पैरासिटिक भी नहीं है जहां पे सिर्फ एक को फायदा होता है और दूसरे को ना फायदा बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा होता है। यहां पे ठीक है कि एक फंजाई जो बहुत ज्यादा फायदा ले रही है दूसरे का फायदा बहुत कम है, उसके बराबर नहीं है। तो ये कंट्रोल्ड पैरासिटिक एसोसिएशन हो गया, ये कुछ रिसर्चर्स का ख्याल है। ऐसे कहते लाइकन्स जो है इनके जब आप ग्रोथ पैटर्न को देखते हो तो ग्रोथ के दौरान ये डिफरेंट फॉर्म शो करते हैं। उसी लिहाज से हमने इनको कैटेगराइज कर दिया है। इनमें से एक कैटेगरी है क्रिस्टोस की। ये वो लाइकन है कि जब ये ग्रो करते हैं तो ये क्रस्ट लाइक ग्रोथ बनाते हैं। क्रस्ट लाइक ग्रोथ क्या होती है कि इसमें आप देखते हो कि ये ऐसे लगता है जैसे जमीन की सरफेस ही है। ये कोई अलग से लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्रस्ट कहते हैं अर्थ की अपर सरफेस को, जो कि आपको यूं स्मूथ नजर आ रही है, या उभार भी है तो वो स्मूथ अर्थ की लेयर ही है। तो बाज लाइकन ऐसे ग्रो करते हैं कि वो आपको लगता ही नहीं है कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो ऐसे लगता है जैसे अर्थ की ही सरफेस है जो कलर हुई हुई है। तो ये आपके पास क्रिस्टोस लाइकन होते हैं। ठीक, दूसरे आपके पास फोलियोज लाइकन होते हैं जो कि लीफ लाइक ग्रोथ बनाते हैं। ये देखो है लाइकन, लेकिन इनकी ओवरऑल अपीयरेंस जो है वो एक पत्ते के जैसे लगती है, जैसे प्लांट के लीफ हैं। ये आपने डेफिनेटली सराउंडिंग में देखा होगा और अब चूंकि आप सुन रहे हो तो आपको होगा वाकई ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है। थर्ड कैटेगरी आती है फ्रूटिकोस की। ब्रैकेट में देखो, ये आपको श्रब लाइक, ये देखो जड़ी बूटियों की तरह लगते हैं। तो ग्रोथ पैटर्न के लिहाज से फंजाई हमारे पास तीन तरह के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, क्रिस्टोस, फोलियोस और फ्रूटिकोस। कहते हैं लाइकन्स की खसूसियत यह है ये बहुत ज्यादा रिजिलियंट होते हैं, यानी कि बहुत हार्श एनवायरनमेंट को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, सर्वाइव रहते हैं, डेथ नहीं होती। इसी वजह से हम देखते हैं कि इनकी एक्सट्रीमली, देखो लफ्ज देखो एम्फेसिस दिया जा रहा है, एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन में हम देखते हैं ये सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, नमी बहुत कम हो, ऐसे माहौल में जहां कोई जानदार जिंदा नहीं रह पाता,
लाइकन वहां जिंदा रह लेते हैं। इससे रिलेटेड ना हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज सक्सेशन। सक्सेशन हमें बताता है कि जब किसी भी इन्वायरमेंट में फर्स्ट टाइम लाइफ इवॉल्व हो रही होती है तो वहां का इन्वायरमेंट इतना हार्श होता है कि वहां कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन एक तरह का एसोसिएशन होता है कि उसके मेंबर्स वहां ग्रो कर पाते हैं और वो लाइकन्स होते हैं। ये इतना सीवियर इन्वायरमेंट होता है कि अगर आप लाइकन में से फोटो ऑटोट्रोफ यानी एल्गी या साइनोबैक्टीरिया अलग कर दो और फंजाई अलग कर दो और इन दोनों को अलग अलग उस एनवायरनमेंट में ग्रो करवाओ तो ये उस एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर सकेंगे। इतना हार्श एनवायरनमेंट होता है। लेकिन आपस में लाइकन एसोसिएशन की मदद से हम देखते हैं कि इनमें इतनी रेजिलियंस आ जाती है कि ये इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करते हैं और ये जब वहां ग्रो करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता उस माहौल को बदलते हैं, इस तरह बदलते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल होता जाए। इसे हम सक्सेशन कहते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। ठीक, तो कहते हैं आपके पास इनका एज ए पॉइनियर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही वो बात जो मैं अभी समझा रहा हूं कि चूंकि लाइकन फर्स्ट होते हैं जो इस तरह के माहौल में जहां पहले कभी लाइफ नहीं थी वहां पे लाइफ स्टार्ट करवाते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें फर्स्ट होने की बिना पे पॉइनियर कहते हैं। पॉइनियर कहते हैं उन्हें जो आगाज करें। जैसे अगर आपका लेट से कॉलेज जो है वो न्यू है और आप ही पहले स्टूडेंट हो जिन्होंने वहां एडमिशन लिया, आपका जो बैच है वो फर्स्ट बैच है, तो आप पॉइनियर स्टूडेंट हुए। तो जब किसी जगह लाइफ में स्टार्ट होना हो तो वहां पे लाइकन पॉइनियर होते हैं। ये वहां के ड्राई और हार्श हैबिटेट में लाइफ कम्युनिटी स्टैब्लिश करते हैं। कहते हैं बहुत सारे लाइकन जो है ना, इनमें एक खसूसियत और भी है और वो ये कि ये एयर पोल्यूशन को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल कैसे, आपकी एयर में सल्फर डाइऑक्साइड अपनी इस खसूसियत की बिना पे ना कि ये एयर पोल्यूशन को लेके सेंसिटिव है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास एयर क्वालिटी के लिए बायो इंडिकेटर्स का काम करते हैं। अब आपके ज़हन में ये होगा कि ये एयर पोल्यूटेंट को लेके जो सेंसिटिव है इससे क्या मुराद है और ये उसकी वजह से कैसे बायो इंडिकेटर है, तो उसका आंसर ये है कि ये जो एयर पोल्यूशन है ना, हम देखते हैं जिस एयर में पोल्यूशन ज्यादा होती है वहां पे लाइकन्स की डेथ होना शुरू हो जाती है या उनकी ग्रोथ कम होती है। तो अगर किसी एयर में या किसी एनवायरनमेंट में लाइकन कम है या ज्यादा थे लेकिन अब कम हो गए, तो इसका ऑब्वियस मतलब होता है कि वहां एयर के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ कम होने से इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है। तो अपनी इस बिना पे हम कहते हैं ये आपके पास एक तरह के बायो इंडिकेटर हैं जो आपको एयर क्वालिटी के बारे में बताते हैं। इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। पीछे हमने बायो रेमिडिएशन देखा और यहां अब हमने बायो इंडिकेटर देखा। ये दोनों टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ले जी, हमारा सेकंड जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई को लेके, ये है माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा जो है ये आपने याद रखना है कि ये ऑब्वियस सी बात है फंजाई तो है, फंजाई के दरमियान में दूसरा जो इनका पार्टनर है वो वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स हैं। आई एम्फसाइज, वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स और फंजाई के दरमियान जो एसोसिएशन है इट इज कॉल्ड माइकोराइजा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वेस्कुलर प्लांट सुन लिया तो वो कहते हैं अच्छा सर ने कहा था कि प्लांट फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स इनके दरमियान में जो एसोसिएशन है वो माइकोराइजा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि फंजाई और वेस्कुलर प्लांट जब आप कह रहे हो तो इसका मतलब पूरे प्लांट में फंजाई होंगे, ऐसा नहीं होता। फंजाई सिर्फ और सिर्फ आप देखते हो पूरे प्लांट के सिर्फ जो रूट वाला हिस्सा है ना वहां पे उनके साथ मिलके रह रहे होते हैं, तो ये आपको सिर्फ रूट्स में मिल रहे होते हैं। इसलिए हमें यहां एम्फोसिस देना पड़ता है कि ये पूरे वेस्कुलर प्लांट नहीं, सिर्फ वेस्कुलर प्लांट्स की रूट और फंजाई के दरमियान एसोसिएशन का नाम है। तकरीबन आप कहते हो कि जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें से 80% में हम देखते हैं कि वो फंजाई के साथ मिल के रह रहे होते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन की वजह से। ये शो करता है कि ये एसोसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए और उनमें कितना कॉमन है, क्योंकि आपके पास सबसे एडवांस जो प्लांट्स हैं वो यही वेस्कुलर प्लांट्स हैं।
इसमें फंजाई की क्या कंट्रीब्यूशन और खसूसियत है, वो ये कि फंजाई की जो बॉडी है जिसे आप माइसीलियम कहते हो, जो कि असल में नेटवर्क ऑफ हाइफी है। हाइफी क्या होते हैं? इनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, जैसे प्लांट्स में रूट्स है, फंजाई में हाइफी है। कहते हैं इनकी जो माइसीलियम है ना, ये बहुत फैली हुई होती है। क्यों? क्योंकि इसके हाइफी बहुत ज्यादा है, तो वो हाइफी ग्रो करके इसको बहुत ज्यादा फैलाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं, जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन, जो कि स्पेशली प्लांट्स को ग्रोथ के लिए चाहिए। तो ये फंजाई अपने रिच हाइफी के नेटवर्क की मदद से बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके प्लांट्स को देते हैं। तो कहां से अब्सॉर्ब कर रहे हैं? सॉइल से, जिसकी वजह से आप देखते हो कि जो प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वो वेस्कुलर प्लांट जिसकी रूट्स के साथ फंजाई नहीं रह रहे, उनकी ग्रोथ कम होती है, और जहां पे फंजाई साथ अटैच हो जाते हैं वहां हम देखते हैं ग्रोथ ज्यादा है। और उसकी वजह यह होती है कि प्लांट अपनी रूट से भी मिनरल अब्सॉर्ब कर रहा है, प्लस फंजाई के हाइफी भी उन्हें अब्सॉर्ब करके दे रहे हैं ये न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलने पे उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही होती है। तो ये तो फायदा हुआ प्लांट्स का। फंजाई को ये फायदा होता है कि जो प्लांट्स के अंदर फूड बन रहा होता है, वो कुछ फूड जो है वो प्लांट्स जो है अपने रूट्स के थ्रू फंजाई को देते हैं। तो फंजाई को प्लांट रूट से फूड मिल गया और बदले में फंजाई ने अपने हाइफी से अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्लांट को दे दिए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे बात कि जब आप रूट स्ट्रक्चर को डिटेल देखते हो ना, ताकि आप वहां पे फंजाई और रूट्स की एसोसिएशन को देखो, तो आप देखते हो कि आपके पास जो फंजाई है ना इस एसोसिएशन में, या तो वो रूट की आउटसाइड पे है, जैसे ये देखो बाहर की तरफ, दूसरा आप देखते हो वो रूट सेल्स के दरमियान में, इस पे फोकस करना है, मैं बिटवीन कह रहा हूं, या फिर आपको यहीं पे देखो पर्पल कलर दिखाया हुआ है जो रूट्स के दरमियान में फैल रहा है। या तीसरा सिनेरियो हमें मिलता है कि वो रूट सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर गई होती, जैसे यहां देखो डायग्राम के लेफ्ट साइड पे। तो आपको माइकोराइजल एसोसिएशन में फंजाई तीन तरह से नजर आ रही है। रूट्स के बाहर बाहर है, या रूट्स के अंदर आई है लेकिन सेल्स में पेनिट्रेट नहीं की, सेल्स के दरमियान में है, या फिर थर्ड आप देखते हो कि वो रूट सेल्स को पेनिट्रेट करते हुए सेल के अंदर चले जाते हैं। ये जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस वजह से हम कहते हैं माइकोराइजा दो तरह की है, एक एक्टोमाइकोराइजा, दूसरे एंडोमाइकोराइजा। अब इसमें से जो मैं आपको प्री टिप दे दूं ये दो टाइप्स पढ़ाने से पहले, वो ये कि ये जो पार्ट है ना जिसमें हम बात कर रहे हैं कि फंजाई रूट्स की आउटसाइड पे, यानी कि रूट के बाहर फैली हुई है, ये दोनों में है। कि आप देखोगे कि फंजाई रूट्स के अंदर तो जा रही है, किस तरह जा रही है, सेल्स के बिटवीन है, सेल्स के अंदर है, वो बाद में, लेकिन रूट्स के बाहर आपके पास इनकी ग्रोथ दोनों जगह है। तो इसका मतलब यह है कि असल ये जो एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा की डिवीजन हुई है वो इस बेस पे हुई है कि रूट्स के अंदर जब ये फंजाई जाते हैं, हाइफी जाते हैं, तो ये सेल्स के दरमियान रहते हैं, ये सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। और आई होप आप एक्टो और एंडो की टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हो, आपने ये गेस कर लिया होगा। ठीक है, आज हमने यहीं तक इसको पढ़ना है, यहां पे इसे कंप्लीट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टाइप्स। एक्टोमाइकोराइजा जो है ना, इसमें पहली बात तो आप देखोगे कि जो हाइफी है ये एक बहुत डेंस नेटवर्क बनाएंगे रूट्स के अराउंड, ये एक इनकी नुमाया खसूसियत है। बेशक दोनों टाइप्स में जो हाइफी है वो रूट्स के बाहर मौजूद है, लेकिन जो एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन है ना, यहां हम देखते हैं जरा इनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। तो पहला डिफरेंस कि ये एक डेंस नेटवर्क बनाते हैं रूट्स के अराउंड। और दूसरी चीज आप देखते हो कि रूट सेल्स में जब ये अंदर की तरफ जाते हैं तो रूट सेल्स के दरमियान में ही रहते हैं, उनके अंदर एंटर नहीं होते। ठीक है, ये आपने दूसरा डिफरेंस याद रखना है, बट डू नॉट पेनिट्रेट रूट सेल। तो ये दो पॉइंट्स। एंडोमाइकोराइजा की हम बात करें तो यहां की खसूसियत ये है कि यहां जो फंजाई है ये आप देखते हो बाकायदा रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, ये बाहर बाहर ही ग्रोथ नहीं करते या रूट सेल्स के दरमियान ही ग्रो नहीं करते,
ये बाकायदा उनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उनके अंदर जाते हैं। और अंदर जाके ना, अगर आप यहां पे भी ऑब्जर्व करो, ये देखो जो रूट सेल के अंदर वाला स्ट्रक्चर है, यहां पे ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि इनकी फर्दर ब्रांचिंग होती है सेल के अंदर और ये वहां ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो जो सेल के अंदर जाके ये ट्री लाइक ब्रांचिंग कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं आर्बेस्क्यूल्स। आपने इनका लफ्ज याद रखना है स्पेशली एमसीक्यूज के लिए। तो एंडोमाइकोराइजा में रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करेगी फंजाई और वहां जाके आर्बेस्क्यूल्स बनाएगी, ये देखो, ठीक है। जबकि आपको ये आर्बेस्क्यूल दूसरी साइड पे नजर नहीं आ रहे एक्टोमाइकोराइजा के अंदर, ठीक। कहते हैं दोनों किस्म के अंदर, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि दोनों तरह के जो माइकोराइजा है, इसमें आप देखोगे जो माइसीलियम है, जो फंजाई है, वो बाहर सॉइल में दूर दूर तक फैलेगी। मकसद ऑब्वियस है, दूर दूर तक फैलेगी तभी तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगी और प्लांट को फायदा होगा और बदले में प्लांट इन्हें फूड प्रोवाइड करेगा। अब ये देखो लास्ट पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, कहते हैं अगर आप एक सिंगल रूट को भी देखोगे ना, तो वो एक सिंगल रूट एक वक्त में बहुत से फंजाई स्पीशीज के साथ एसोसिएशन में होगी। यहां से हमें क्या पता लगा कि ये जरूरी नहीं है कि एक प्लांट की रूट्स के साथ, वेस्कुलर प्लांट की रूट के साथ कोई एक ही फंजाई की स्पीशीज जो है वो माइकोराइजल एसोसिएशन बना रही है। एट अ टाइम मल्टीपल फंगल स्पीशीज जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती है। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली एक सिंगल रूट में भी आप देखते हो एक से ज्यादा फंगल स्पीशीज जो है वो माइकोराइजल एसोसिएशन के साथ कनेक्टेड होती हैं। कल हमने बच्चों फंजाई को एज ए पैथोजेनिक स्टार्ट करना है, लेंथी भी है, क्रैमिंग वाला भी है, इसलिए मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं कि आप उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करो और याद कर सको, और इसको डेली का डेली पढ़ो, क्योंकि अभी हम किंगडम्स वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, आगे हमने किंगडम प्लांटिया एनिमेलिया पढ़ना है, ये इसी तरह के हैं, समझ के रट्टा लगाना है। फिर आप देखोगे कि आगे हम रूटीन में कंसेप्चुअल चैप्टर्स पे जरा ज्यादा आएंगे। आपके पास इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसे प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।